भूमिका और स्वच्छ भारत अभियान के प्रति अपनी रुचि रखने वाले आप सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। गंगा हम सब की मां है। ये केवल एक नदी नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति की प्रतीक है। गंगा के इस महत्व को देखते हुए ही न केवल देश की न्यायपालिका ने अभी तो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी गंगा के महत्व को देखते हुए गंगा को वह स्वरूप दिया कि गंगा के प्रति किया जाने वाला किसी भी प्रकार का द्रोह वह मानव संस्कृति के खिलाफ द्रोह माना जाएगा। और इस उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ किया। एक सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित करने का अभियान, उसको पुनर्जीवित करने का अभियान। बहुत प्रयास हुए थे इससे पहले भी। जब हम गंगा की बात करते हैं तो यह सम्मेलन आज जिस पवित्र परिसर में आयोजित है या जिस पवित्र नगरी में आयोजित है, हम वहीं से प्रारंभ करें तो गंगा जी अगर इस धरती पर आई तो उसके लिए सबसे पहले भगवान शिव ने ही अपनी जटाओं को स्थान दिया था। तो स्वाभाविक रूप से काशी भगवान शिव का धाम है। ब्रिटिश काल में भी गंगा जी को अवरुद्ध करने का प्रयास हुआ था और तब इस पवित्र परिसर के निर्माता पूज्य मालवीय जी के प्रयासों से 1916 में गंगा की एक पवित्र धारा की गंगा की अविरलता को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार को मालवीय जी के नेतृत्व में हिंदू राजाओं के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा था और गंगा को अवरुद्ध करने से हरिद्वार में रोक दिया गया था और फिर वह अविरल धारा गंगा की आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। लेकिन समय व्यतीत होता गया, लोग भूलते गए। 1980 के दशक में गंगा एक्शन प्लान बना, लेकिन राज्यों की सहमति न होने के कारण, सहयोग न होने के कारण उस पर वह उतना प्रभावी नहीं हो पाया। मुझे याद है 2009-10 में जब गंगा एक्शन प्लान की पूरी कार्यप्रणाली को लेकर के मैंने संसद में अपना एक कॉलिंग अटेंशन दिया था, तो तत्कालीन भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री को यह स्वीकार करना पड़ा था कि गंगा एक्शन प्लान के पहले गंगा जी उतनी प्रदूषित नहीं थी जितना गंगा एक्शन प्लान लागू होने के बाद हुई है। आखिर ऐसी योजनाओं का मतलब क्या था? जब हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे तो बहुत सारी राज्य सरकारों के असहयोग और अपनी धनराशि न दे जाने के कारण इस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई थी। और इसीलिए जब गंगा जी की महत्व को ध्यान में रख करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत करते हुए 20,000 करोड़ रुपए के एक फंड को इसके लिए सुरक्षित किया और पूरे देश के अंदर गंगा जी की अविरलता और निर्मलता के लिए उत्तराखंड के गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। हम सब की क्या भागीदारी हो सकती है इस मामले में, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सब उत्तर प्रदेश के अंदर उन 25 जनपदों के 108 विकास खंडों से जुड़े हुए 1627 ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हुए हैं। आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। गंगा जी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी दूरी तय करती है और गंगा मैया के कारण ही उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में इतना महत्व पाता है।
तो क्या गंगा जी के प्रति, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति, भारत की नदी संस्कृति के प्रति, गंगा मैया को बचाने के लिए क्या हम भी अपने स्तर पर प्रयास नहीं कर सकते? और इसके दोनों पहलुओं पर एक साथ हम सबको ध्यान देना होगा। एक, स्वच्छ भारत अभियान, और स्वच्छ भारत अभियान के क्रम में अपने गांव को, अपने कस्बों को, अपने आसपास के मोहल्लों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में योगदान देना। खुले में शौच को, अपने गांव, अपने कस्बों को मुक्त रखना। एक बड़ा कार्यक्रम है, लक्ष्य बड़ा है, लेकिन अगर हम केवल सरकार के भरोसे ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग फिर धोखा न केवल खा रहे हैं, फिर तो धोखा देने की उस प्रवृत्ति से अभी भी अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण बार बार इस देश को गुलाम होना पड़ा था। हमें कहीं न कहीं जन सहभागिता इन सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का प्रयास करना होगा, और यही तो आज हम अपील करने के लिए आप सबके बीच में आए हैं। यद्यपि एक बड़ा कार्य हुआ है, और वह कि गंगा किनारे सभी 1627 गांवों में 4,43,718 शौचालयों का निर्माण, व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। लेकिन फिर भी हमारा कुछ दायित्व तो बनता है। अब शौचालय बना दें, उसके बाद भी लोग उपयोग न करें। एक छोटी सी टेलीफिल्म यहां पर अभी दिखाई गई थी, उसके प्रति जागरूकता, ग्राम पंचायती और ग्राम समितियों को इसके प्रति आम जन को जागरूक करना होगा, लोगों को बताना होगा कि कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बीमारी है, उसको कहते हैं इंसेफ्लाइटिस। उसका एक जो वायरस चिन्हित हुआ है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, उसके पीछे कारण है गंदगी और खुले में शौच। मासूम बच्चे मरते हैं, 1 से 15 साल तक के बच्चे, जितनी भी मौतें इस बीमारी से हो रही हैं, उसके पीछे गंदगी कारण है। और गंदगी के तह में जब जाते हैं तो पता लगता है कि खुले में शौच इसका मुख्य कारण है। यानी हम अपनी गलतियों से अपने मासूम बच्चों के जीवन के साथ स्वयं खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सब ये पहलू कि अगर शौचालय सरकार के सहयोग से बन गया है, लोग उसका उपयोग करें, उसको भी स्वच्छ रखें। और जहां पर नहीं बन पाया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार से सहयोग लेना। सरकार के पास अपेक्षित धनराशि अगर उस समय नहीं है, तो फिर जन सहयोग से उस कार्य को पूरा करने में योगदान दिलाना। आप में से जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, आप सभी लोग छोटा बड़ा चुनाव लड़ते हैं, कोई विधायक का, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष का, कोई ब्लॉक प्रमुख का, कोई ग्राम प्रधान का। और मुझे लगता है कि आप में से कोई भी जनप्रतिनिधि अपने चुनाव में 1 लाख से लेकर के और 1 करोड़ रुपए तक खर्च करता ही होगा। अगर आप इतना पैसा अपने चुनाव में खर्च कर सकते हैं, तो फिर क्या उस धनराशि में से एक छोटी सी धनराशि, और स्वाभाविक रूप से अपने घर से नहीं खर्च करते होंगे इतना पैसा, जनता से सहयोग लेते होंगे, चंदा मांगते होंगे। अपने लिए आप चंदा मांग सकते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए, अपनी गंगा मैया को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए क्या हम जन सहयोग नहीं ले सकते? कि जनता का सहयोग लेकर के अपने गांव में अगर 5 लोगों के पास शौचालय नहीं, तो हम गांव के 5 लोगों को तैयार करें कि एक शौचालय वो इन लोगों के लिए बना करके तैयार करवा दें, और फिर गांव पंचायत के माध्यम से उन लोगों को शौचालय बना करके सौंपने के साथ साथ ये भी बोलना कि गांव के रास्ते हमारे साफ सुथरे रहें। गांव में जो सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं, उन सफाई कर्मचारियों के द्वारा गांव में कहीं जल जमाव का संकट ना निपाए, कहीं कचरा न रहे, कहीं कूड़ा न रहे, कल जल जमाव की समस्या न रहे, इस सब का ध्यान भी रखना। इसके प्रति आम जन को जागरूक करना एक बड़ा कार्य यह हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस संबंध में यह प्रयोग हम लोगों ने गंगा के किनारे बसे हुए इन 25 जनपदों के 108 विकास खंडों के अंदर जो 1627 गांव हैं, इन 1627 गांवों को पहले चरण में हम लोगों ने लिया है। केवल शौचालय बनाने तक ही अपने आप को हमें सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसका उपयोग लोग करें
यह भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जब सर्वे होंगे तो सर्वे में पास होना भी आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी एक जिला शामली ओडीएफ घोषित हुआ है, यानी खुले में शौच उस जनपद के अंदर कोई नहीं करता, लेकिन अभी सर्वे के बाद जब वो पास होगा तब वो घोषणा हो पाएगी। और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि इन 1627 गांवों के बाद प्रदेश के अंदर 31 दिसंबर तक हम लोग 30 अन्य जनपदों को खुले में शौच से मुक्त करने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में ले रहे हैं। और इसमें भी हमें आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, क्षेत्र पंचायत समिति के हमारे प्रमुख होंगे, सम्मानित ग्राम प्रधान होंगे, इन सब का और आम जन की सहभागिता इसके साथ जुड़े, इसलिए आपका सहयोग आवश्यक है। हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों को हम लोग 2 अक्टूबर 2018 तक ओडीएफ घोषित करें, यानी खुले में शौच से मुक्त पूरा उत्तर प्रदेश होगा। और उत्तर प्रदेश को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बड़े अभियान की आवश्यकता है। उस अभियान में भी आप सबके सहयोग की आवश्यकता है और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए आज हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। सज्जनों, आप देख रहे होंगे भारत की नदी संस्कृति मरती जा रही है। यानी हम लोग गंगा जी के प्रति श्रद्धा तो व्यक्त करते हैं, यमुना जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, सरयू जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की तो आदत है वे सुबह सुबह उठेंगे और सीधे गंगा जी के किनारे जाएंगे। कितनी खराब स्थिति है। रेलवे लाइन के किनारे चले जाइए, पैदल चलने की स्थिति नहीं। गांव के अंदर आप चले जाइए, गांव कितने गंदे होते हैं, कितना गंदा करके गांवों को हमने रख दिया है। आज जब सरकार सड़क बना रही है, गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ रही है, प्रदेश सरकार भी वहां पर विकास के कार्यों को कर रही है जिससे गांव सुंदर लगे, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, लेकिन गांव में बिजली की व्यवस्था हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से गांव गांव को, मजरों को, सभी टोलों को विद्युतीकरण से युक्त करने का प्रयास हो रहा है। उन स्थितियों में गांव के अंदर घुसते ही जो नजारा देखने को मिलता है, कभी कभी सिर लज्जा से झुक जाता है। कोई बाहरी व्यक्ति क्या हमारे गांव के बारे में कहेगा, किस प्रकार की धारणा हमारे बारे में रखता होगा। हमें इस दुष्प्रवृत्ति को बदलना होगा। गंदगी हमारी पहचान नहीं हो सकती, स्वच्छता हमारी पहचान होनी चाहिए, रचनात्मकता हमारी पहचान होनी चाहिए, अच्छा कार्य और अच्छी उपलब्धियां हमारी पहचान होनी चाहिए। इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और एक बड़ा कार्य इस दिशा में हो सकता है जब हम उन शौचालयों को, जो 4,43,718 शौचालय गंगा जी के किनारे के गांवों में बनाए गए हैं, उन गांव के किनारे भी, गांव में बने हुए उन शौचालयों का लोग उपयोग करें। यह हम सबका प्रयास होना चाहिए। गांव का कोई भी गंदी नाली गंगा जी में न गिरे, हमें यह भी प्रयास करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि हर गांव, हर शहर, हर कस्बे को तय करना होगा कि अगर गंगा हमारी संस्कृति की प्रतीक है, अगर गंगा हमारी मां है, तो हम मां को, आंचल को गंदा न होने दें। यह हमारी जिम्मेदारी होती है और अपनी इस नैतिक जिम्मेदारी को भी हम सबको स्वयं समझना होगा। कितनी विचित्र स्थिति है। मुझे याद है 2013 में प्रयागराज में कुंभ लगा था और प्रयागराज में कुंभ के समय मॉरिशस के राष्ट्रपति आ गए संगम में स्नान करने के लिए। और संगम में जब स्नान करने के लिए आए थे तो संगम के तट पर जैसे वो गए तो उन्होंने वहां नजारा देख करके वे वापस आचमन लिया और वापस चले गए। उनसे पूछा पत्रकारों ने कि आखिर क्यों आप जो है स्नान नहीं किए। उन्होंने कहा कि मेरी गंगा के बारे में, संगम के बारे में जो मेरी धारणा थी, मेरी धारणा टूट गई। यहां पे कितनी गंदगी है, स्वच्छ जल ही नहीं है। ये जो स्थितियां हैं, आखिर दुनिया के अंदर हम अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को किस रूप में रखना चाहते हैं, ये हम सबको सोचना होगा। एक जगह की गड़बड़ी से पूरी व्यवस्था किस रूप में कलंकित हो जाती है, आप देख सकते हैं। और इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध होगा कि हम लोग प्रयास करें कि हमारे गांव का
जो गांव का गंदा पानी है वह किसी नदी में न गिरे, गंगा जी में तो कतई न गिरे। हमारे कस्बों का, हमारे शहरों का भी गंदा पानी किसी भी स्थिति में गंगा जी में न गिरे, औद्योगिक कचरा भी गंगा जी में न गिरे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नए सिरे से कार्यक्रम चला रही है, क्योंकि 2019 में पुनः अर्धकुंभ आएगा। अर्धकुंभ के पहले पहले हम लोग इस बात की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि गंगा जी में किसी भी प्रकार का, किसी भी शहर का कोई भी सीवेज का या ड्रेनेज का कोई भी गंदा पानी तो नहीं जाएगा। औद्योगिक कारखानों का कचरा भी गंगा जी में न जाने पाए, इसके लिए हम पुख्ता व्यवस्था करने जा रहे हैं और उसके लिए हमारा अभियान प्रारंभ हो रहा है। उससे पहले इसलिए आप सबके साथ हम लोगों का आज यहां बैठना हो रहा है। हम लोगों को कुछ प्रयास करने होंगे और उस दिशा में महत्वपूर्ण होगा कि 2 अन्य कार्यों में सहभागिता। आप देखते होंगे हम लोग जाते हैं किसी भी घाट पे, हम लोग घाट पर जाते हैं, घाट पर जाते ही हम लोग एक प्रयास क्या करते हैं, अपने साथ पूजा की सामग्री लेकर के जाते हैं और पूजा की सामग्री के साथ साथ उसमें फूल भी होता है, तेल भी होता है, घी भी होता है, दीप भी होता है, पत्तल भी होते हैं और भी तमाम सामग्रियां होती हैं और उस सामग्री को हम सीधे गंगा जी में फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। क्या यह हो सकता है कि हम गंगा के किनारे कुछ कुंड बना लें और पूजा की सामग्री उन कुंडों में डालें? गंगा जी में डालने की बजाय कुंड में हम उनको डालेंगे तो गंगा जी कम से कम इस प्रकार की, क्योंकि सामग्री जाएगी तो कहीं ना कहीं उस जल के किनारे कहीं लगेगी, बहुत सड़ेगी ही, फिर वहां कहीं ना कहीं उसके कारण कुछ ना कुछ प्रभाव तो उसका पड़ेगा, प्रदूषण को बढ़ाने में ही वो सहायक होगा, स्वच्छ करने में नहीं होगा। क्या ये संभव है कि हम कुंड बना करके, किनारे कुंड बना करके पूजा की सामग्री वहां पर संपन्न करें और गंगा जी में या नदियों में, अपनी पवित्र नदियों में जाकर केवल आचमन के लिए जल लेकर के और फिर हम लोग वापस आएं? कोई भी ऐसी सामग्री न डालें जिससे गंगा का जल या किसी भी नदी का जल प्रदूषित होता हो। यह हम सबको प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग वस्त्र डाल देते हैं, बहुत सारे लोग, आप वस्त्र डालें क्या गंगा मैया उस वस्त्र को पहनेगी क्या? हम माला डालेंगे क्या गंगा मैया माला के लिए तरसती है क्या? हम उसको बाहर कुंड में डालें। वस्त्र देना है किसी गरीब को आप दे देंगे तो गंगा मैया तो उससे बहुत खुश हो जाएगी। हमें दान देना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो उसके लिए वास्तव में, जो उसके लिए पात्रता रखता हो। हम पात्र व्यक्ति को नहीं देते। हम वस्त्र गंगा जी में फेंकेंगे, हम पैसा गंगा जी में डालेंगे, हम फूल गंगा जी में डालेंगे। इससे अगर हम बच सकें तो एक बड़ा अच्छा कार्य हो सकेगा। पैसा देना है, किसी मंदिर में जाके चढ़ा दीजिए, किसी गरीब को उसके सहयोग के लिए दे सकते हैं, किसी गरीब की कन्या की शादी के लिए दे सकते हैं, किसी गरीब छात्र को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में आप पैसा दे सकते हैं। यह कार्य अगर आप करेंगे तो उसका पुण्य ज्यादा आपको लगेगा और गंगा मैया का आशीर्वाद उससे ज्यादा आपको लगेगा। और एक अन्य कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य को लेने भी जा रही है और इसमें भी आप सभी गंगा के किनारे जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उनके सभी ग्राम प्रधानों का सहयोग और जनप्रतिनिधियों का सहयोग हम लोग लेंगे। नदी संस्कृति एक बार पुनः सूख रही है। आप जब प्रयागराज में जाते हैं तो उसमें आपकी मान्यता है कि गंगा यमुना के साथ साथ सरस्वती भी है, लेकिन आपको 2 ही नदी दिखाई देती है, गंगा और यमुना। सरस्वती जी कहां से निकली थी, कहां तक गई थी, वह आज भी शोध का विषय है। हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में इसके बारे में शोध चल रहा है। लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्थल निकाले हैं जहां पर सरस्वती जी का प्रवाह था और वह भी गंगा और यमुना जैसी एक पावन और निर्मल और अविरल नदी हुआ करती थी किसी कालखंड में। क्या हो गया, आज से 5000 वर्ष पहले वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। वो क्षेत्र पूरा रेगिस्तान हो गया। ऐसा आपको लगता नहीं कि तमाम अन्य नदियां एक एक करके सूखती जा रही हैं? मैं भी बीच में आगरा गया था। आगरा में मैंने देखा, मैं यमुना जी के तट पे गया था, एक बूंद जल नहीं था यमुना जी में, एक बूंद जल नहीं था। मैं भौचक था देख करके दृश्य।
यानी जिस गंगा, कोई ऐसा क्या सनातनी हिंदू होगा जो सुबह स्नान करते समय, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते समय गंगा और यमुना, नर्मदा, कावेरी या इन नदियों की का स्मरण न करता हो? कोई ऐसा सनातनी नहीं होगा जो प्रातःकाल स्नान करते समय इन 7 पवित्र नदियों का स्मरण न करता हो। लेकिन उस सब के बावजूद जो दुर्दशा हम लोगों ने दिल्ली में, मथुरा वृंदावन के पास, आगरा के पास यमुना मैया की देखी है, जल ही नहीं था। व्यक्ति पैदल जा सकता है इस पार से उस पार। नदी संस्कृति क्यों सूख रही है? क्योंकि मनुष्य ने अपनी भौतिक आवश्यकता के लिए इतना दोहन किया है क्या जो दूर होती जा रही है। और जिस दिन गंगा और यमुना पे संकट आएगा, हमारा उत्तर भारत रेगिस्तान हो जाएगा। अब तक की मान्यता थी कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो उर्वरा भूमि है वह गंगा और यमुना के तट की भूमि है। इतनी क्षमता रखता है कि अगर यहां का किसान ईमानदारी से प्रयास कर ले तो अकेले यह क्षेत्र ही पूरी दुनिया का पेट भरने की, अन्न उत्पादन करने की क्षमता रखता है। इतनी उर्वरा भूमि है दुनिया के अंदर, इतनी उर्वरा भूमि कहीं और नहीं है। ये गंगा मैया और यमुना मैया की कृपा है। और इसीलिए आप सबसे मैं आह्वान करना चाहूंगा कि कुछ कार्य हो सकते हैं। सघन स्तर पर वृक्षारोपण इन नदियों के तटों, दोनों तटों पर। जहां पर बालू है बालू में मत लगाना, लेकिन जहां पर मिट्टी है दोनों तटों पर, नदी के दोनों ओर 200 मीटर 300 मीटर की दूरी पर उस जमीन पर लगाना, व्यापक पैमाने पर लगाना। आप पीपल लगाइए, बरगद लगाइए, पाकड़ लगाइए, नीम लगाइए, आम लगाइए, और अन्य औषधीय वृक्षों को भी व्यापक पैमाने पर आप लगाएंगे। एक एक बरगद का पौधा अपने अंदर बरसात में हजारों लीटर जल को सोखने की क्षमता रखता है। और जब गर्मियां होती है तो उसके बाद वह उस जल को डिस्चार्ज भी करता है। आपने देखा होगा अधिकतर नदियों के स्रोत कहां से फूटते हैं? जंगलों के बीच से। यानी बरसात में वो ले लेता है, स्टोर कर लेता है, और जब आपकी आवश्यकता पड़ती तब धीरे धीरे उसको डिस्चार्ज करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए नदियां जो जंगलों के बीच से निकलती हैं उसमें एक अविरलता रहती है और निर्मलता भी रहती है। यानी किसी भी डिस्टिल वाटर को भी वह पूरी तरह फेल कर दे, अगर वह शुद्ध जल, आप नदियों के उस शुद्ध जल को लें तो गंगा के जल में आज भी आप उत्तराखंड में जाइए, वही मिठास है जिस मिठास की कल्पना आप करते रहे हैं। तो यह कार्य व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण हमें इन सभी नदियों के दोनों तटों पर करने की तैयारी करनी चाहिए। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश का वन विभाग इस बरसात में एक विशेष अभियान चलाएगा भी। और मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा, जो गंगा जी के तट पर बसे हुए गांव हैं उन सब से भी मैं अपील करूंगा कि हमें व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। प्रदेश सरकार वृक्ष उपलब्ध करवाएगी। आप लोग भी अपने अपने गांव में वृक्ष अगर लगाने की तैयारी करेंगे तो बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने में आप देखेंगे 4 साल 5 साल में वृक्ष अगर जब बड़े हो जाएंगे, आप देखना नदियों के जल स्तर में एक वृद्धि आपको दिखाई देगी। और फिर उन नदियों में फिर एक निर्मलता और अविरलता के दर्शन भी आपको दिखाई देंगे। और इस दिशा से एक बड़ा प्रयास हम सबको इस संबंध में करना होगा। आज के इस अवसर पर गंगा जी के किनारे जो जनपद हैं, विकासखंड हैं और जो गांव हैं, उनसे जुड़े हुए आप सभी जनप्रतिनिधियों का मैं आह्वान करूंगा कि गंगा जी की अविरलता और निर्मलता का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। क्योंकि यह सपना प्रधानमंत्री जी ने जरूर देखा और उसके लिए उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया है, लेकिन यह हमारी नदी संस्कृति को बचाने का, अंततः भारतीय संस्कृति को बचाने का एक अभिनव प्रयोग होगा। और इस प्रयोग में अगर हम सब भागीदार बन सकें तो हमारा जन्म और हमारा जीवन दोनों धन्य हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इस रूप में हम सब का स्मरण करते हुए दिखाई देगी। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं अपने पंचायती राज के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को
और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद दूंगा कि उन्होंने आज जब केंद्र सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल कल संपन्न हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा केंद्र सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल के अगले दिन ही काशी में इस प्रकार का सम्मेलन किया है। हमें विश्वास है कि हम सब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस परिवर्तन को बेहतर तरीके से देखने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से साधुवाद देते हुए अपने अपने गांवों को ओडीएफ